तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो परीक्षा है, मैंने आपको पीएससी का पहले फुल फॉर्म बताया था, पी फॉर पेशेंस बताया था। धैर्य मांगती है, पेशेंस रखना होता है, थोड़ा धैर्य से काम लेना होता है। सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होता है। और कॉन्टीन्यूटी, कहीं कॉन्टीन्यूटी नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर कॉन्टीन्यू तैयारी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप वहीं पहुंच जाते हो। थोड़े दिन अगर आप तैयारी छोड़ दोगे तो आपकी स्थिति फिर खराब लगने लगेगी। तो कॉन्टीन्यू तैयारी करनी पड़ती है। सेक्रीफाइस करने का मतलब बहुत ज़्यादा त्यागी संत महात्मा नहीं बनना है, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है पुरानी तैयारी करने के लिए। आप उन सब आदतों के साथ इसकी तैयारी नहीं कर सकते। दूसरा, पेशेंस इस बात का रखना पड़ता है कि बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आता भी है और चला भी जाता है। बहुत जल्दी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी चला भी जाता है। तो निराशा भी एकदम आती है। आप प्री हो गए तो कॉन्फिडेंट हो गए, मेंस हार गए, मेंस में बाहर हो गए तो फिर कॉन्फिडेंस चला गया। फिर अगली बार आपने, कई बच्चे किताबें जला देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, फेंक आते हैं, बोले अब हमको नहीं करना, हमारा दिमाग ख़राब हो गया। ऐसे काम नहीं होता है। प्री निकल गया, बहुत अच्छी बात है, अब मेंस निकालिए, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू रह गए तो फिर अगले साल फिर से दुगनी तैयारी के साथ बैठिए तो निकलेगा। ऐसे फेंकने से काम नहीं चलता, किताबें फेंकने से काम नहीं चलता। तो या तो पहली बार में ही सारी परीक्षा की डिमांड को समझ लिया जाए कि परीक्षा की डिमांड क्या है, उस हिसाब से पहली बार में ही समझ लिया जाए कि उसकी क्या डिमांड है। अगर नहीं है तो फिर आप एक क्रम के बाद क्रम स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे। एक साल कोई चीज़ समझ में आएगी। तो मैं मिडिवल कल पढ़ा रहा था, तो मिडिवल में डायनेस्टी को कुछ लोग हिस्ट्री मानते हैं, लेकिन डायनेस्टी केवल हिस्ट्री नहीं है। केवल डायनेस्टी को पढ़ने से बात नहीं होता है। मैंने आपको कल बताया था कि लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दो प्रकार के सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों पढ़ना पड़ते हैं और अच्छे से पढ़ना पड़ते हैं, डीप में पढ़ना पड़ते हैं। राजशेखर का काव्य मीमांसा लिखा हुआ है, तो काव्य मीमांसा किसके बारे में है? क्या वाकई में वो कविता की मीमांसा है, पोएट्री का एनालिसिस है काव्य मीमांसा जैसा कि नाम है, या फिर वो उससे ज़्यादा कुछ है? तो काव्य मीमांसा आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक तरह की हिस्ट्री है उसके अंदर। काव्य मीमांसा केवल कविता के बारे में नहीं है, नाम काव्य मीमांसा है लेकिन केवल कविता के बारे में नहीं है। ऐसे ही आपको एक एक साहित्य, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो विदेशी यात्री का साहित्य हो, चाहे हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने लिखा हो, चाहे राजा ने लिखा हो, चाहे उसके दरबारी ने लिखा हो, हम लोगों को उसके मूल में थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है। फिर एक आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के उसमें आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। तो आपको अलग अलग यूनिट्स की स्टडी करनी पड़ेगी कि आखिर खिलजी के समय में, सल्तनत पीरियड में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उस समय में बादशाह के दरबार में कौन कौन लोग होते थे, पोर्टफोलियो कैसा होता था, किस किस को क्या काम सौंपा गया था और उसके पद का नाम क्या था, यहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें, जैसे मैं अभी बता रहा कि सोर्सेस के बारे में आपको पहले से पता है, कंटेंट पता है आपको, आप किंग के बारे में, बादशाह सुल्तान के बारे में जान गए हैं, डायनेस्टी जान गए हैं, बुक्स को जान गए हैं, उसके कॉइन्स को जान गए हैं, उसके यहाँ के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को जान गए हैं, और इस तरह से पूरा आपने एक नक्शा बना लिया कि आपको 15-20 चीज़ें सल्तनत काल के बारे में पता है। तो यही आपको मुग़ल काल के बारे में दोहराना है, मुग़ल पीरियड में भी यही सब दोहराना है। तो ये जब तक 15-20 चीज़ें नहीं पता है तब तक आपका पूरा क्लियर नहीं होगा। तब आप क्या करोगे? तब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। इस साल 6-7 चीज़ तैयार करोगे, अगले साल फिर 6-7 करोगे,
तीसरे साल फिर 6-7 करोगे, तब जाकर सिलेक्शन लेवल पे आएगा, तब तक देरे बना के रखना पड़ेगा। या फिर पहली बार में ही समझ लो, किसी टीचर से कोई गाइड कर रहा है कि वाकई में इसके लिए मुझे करना क्या होगा, कितना करना होगा, तो पहली बार में समझ लीजिए, तो फिर आपको बार बार परीक्षा नहीं देना पड़ेगी। बार बार परीक्षा देना पड़ रही है, इसका मतलब तैयारी करने से पहले आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर आपके पास उसका ब्लूप्रिंट है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। जैसे किसी को शादी ब्याह करनी है और 2000 लोगों को खाना खिलाना है, और अगर उसने एस्टिमेट प्रॉपर बना लिया है तो वो एक ही बार सामान लेने जाएगा और एक ही बार में सारी सामग्री लेके आएगा, बल्कि 500 लोगों का ज़्यादा खाने के हिसाब से सामग्री लेके आएगा और पूरे ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक ही बार में बात हो जाएगी। अदरवाइज 3-3 बार उसको जाना पड़ेगा। बीच में हलवाई बार बार बोलेगा कि भाई ये भी कम हो गया, वो भी कम हो गया, वो भागम भाग मची हुई है। तो ये बार बार अटेम्प्ट देना वही है कि आप ब्लूप्रिंट को समझ नहीं रहे हैं। जो पूरी एक लिस्ट बननी चाहिए चीज़ों की, वो आपने बनाई नहीं है, तो फिर आपको बार बार अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो आपको नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो वो क्या है, वो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग पहले बन जाते थे, पहले कंपटीशन कम था तो अधूरे में बन जाते थे। अब थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, अब अधूरे में बनना मतलब मुश्किल है ना। अब आप देखो, भारतीय टीम में जगह बनाना कितना मुश्किल काम हो गया। कितने खिलाड़ी जिनको आप जानते हो और खेलते हुए देखना चाहते हो, लेकिन वो खेलते ही नहीं है क्योंकि उनसे बढ़िया खिलाड़ी मौजूद हैं, या राजनीति है, जो भी है, हम लोग वो नहीं, उसमें नहीं जाते। लेकिन कंपटीशन कितना है, कितने पहले क्या था, पहले के ज़माने में जो खिलाड़ी थे वो गिने चुने थे, बाहर कोई बहुत ज़्यादा होते नहीं थे, तो जो होते थे उन्हीं के साथ खेल रहे होते थे। तो अभी आपके समय में कंपटीशन ज़्यादा है, तब और बड़ी चुनौती है कि आप पूरा ब्लूप्रिंट बनाएं, अच्छे से बनाएं, और बहुत सारे सब्जेक्ट जो आपको पूरे मार्क्स दिला सकते हैं, खास करके इंडियन पॉलिटी पूरा मार्क्स दिला सकता है आपको। तो इंडियन पॉलिटी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, इन्वायरमेंट खूब मार्क्स दिलाता है। इन्वायरमेंट आज भी लिमिटेड सब्जेक्ट है, अभी पूरा इन्वायरमेंट का 300-400 पेज का पूरा कंप्लीट, आज तक के इन्वायरमेंट के नोट्स पढ़ोगे 400 पेज से ज़्यादा नहीं जाएंगे। 2 साल बाद ये 600 पेज हो जाएंगे। 2 साल बाद इन्वायरमेंट, यानी कि 2030 तक आते आते ये 700-750 पेज का इन्वायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं हैं तो इसमें आएगी नहीं। लेकिन अगले 3-4 सालों में तो बहुत कुछ होने वाला है, वो सब सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। तो कितना भारी भरकम सिलेबस हो जाएगा। तो आप 600 पेज या 400 पेज जो हैं, 350 पेज हैं, उनको खा जाइए, ख़त्म काम। 12 से 35 प्रश्न आ सकते हैं, मिनिमम 12 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 आएंगे। तो आपने कब्जा कर लिया ना उस हिस्से पे, तो कहीं ना कहीं कमांड करना पड़ेगा आपको चीज़ों पे। कुछ चीज़ें जैसे पॉलिटी मैंने बताया कि 17 क्वेश्चन आते हैं जनरली, 15 से 20 आते हैं, तो 17 एवरेज निकालो। तो उसको बहुत अच्छे से करके रखो, और बहुत अच्छे से कर दोगे तो 15 में से 15 ठीक हो जाएंगे। वो ऐसा है कि फुल ही हो जाते हैं सब। तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपको जिता जाते हैं और वो फिक्स भी हैं, तो क्यों नहीं हम उन हिस्सों पे काम करें। तो अभी जाएंगे जैसे हम लोग इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में, तो थोड़ा सा मिडिवल, तो मैंने कल आपको बताया कि मिडिवल पूरा नहीं पढ़ना है उस तरह से, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है ताकि छूटे नहीं, तो कल उसकी बहुत सारी चर्चा हमने की थी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दूसरा सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट आता है रेवेन्यू सिस्टम। कर व्यवस्था कैसी थी, रेवेन्यू राजस्व की उगाही कैसे, वसूली कैसे होती थी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने प्रकार के टैक्स थे। तो देखिए, सल्तनत काल और मुगल काल, मुगल काल तो बहुत बाद का हो गया, लेकिन सल्तनत काल की बात करें तो उससे पहले जो टैक्स थे हमारे, वो हिंदू धर्म के हिसाब से और बौद्ध धर्म के हिसाब से टैक्स थे। धार्मिक प्रभाव बहुत होता है राजा के ऊपर टैक्स का। टैक्स व्यवस्था हमारी धर्म से चलती है। तो इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लाम का आक्रमण हुआ, आगमन हुआ, तो इस्लाम की विचारधारा भी आई, तो इस्लामिक विचारधारा से टैक्स बने थे। तो इस्लाम में जिनको टैक्स माना गया है, खम्स, खराज और जजिया और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, खैरात बोलते थे, तो ये जो टैक्स हैं
ये मुसलमानों को धार्मिक रूप से जो निकालने थे, वही टैक्स नॉन मुस्लिम्स को भी निकालने थे, क्योंकि बहुत सारे टैक्स नॉन मुस्लिम्स पे लगाए गए थे, क्योंकि ये जिहाद का एक पार्ट था और ये जो बुत परस्ती है उसकी एक सज़ा थी कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, उस बात के लिए एक तरह की वो एक सज़ा थी। तो टैक्स व्यवस्था धर्म आधारित कर व्यवस्था थी। तो इस्लाम के आने के साथ ही उसका असर टैक्स पे पड़ता है, उसका असर प्रशासन पे पड़ता है। जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें अल्लाह के नाम से, खलीफा के नाम से, दो लोगों के नाम से हमेशा प्रशासन होगा। बहुत कम शासक हैं जो पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेंगे। अधिकांश लोग जो लेंगे वो या तो खलीफा के ऊपर लेंगे, तुर्की का खलीफा, जो तुर्क लोग हैं। और शुरुआत में जो गुलाम थे वो तो अपने मालिक के नाम पे, है ना, मालिक के नाम पे। तो देखिए दास व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त थी। दास व्यवस्था कितने समय तक चल रही थी? पूरे समय तक दास व्यवस्था चल रही थी। दास, स्लेवरी, बकायदा दास का एक डिपार्टमेंट था। और ये बहुत अच्छे से यूज़ किया मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। उन्होंने दास का करीब 1.5-2 लाख जो है वो दास थे उनके पास, स्लेव्स थे, उनका एक डिपार्टमेंट ही बना दिया। उनके लिए उन्होंने एक तरह का वोकेशनल कोर्स निकाला, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। तो दास का व्यापार होता था। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो बेचते थे, खुद नहीं बेचते थे बल्कि उनके मालिक सेल लगाते थे उनकी, उनको खड़ा कर दिया जाता था, पसंद करके लोग ले जाते थे और उनको खरीद के ले जाते थे। और वो खुद के स्वामी नहीं होते थे, खुद के मालिक नहीं हैं वो, तो वो दास व्यवस्था थी, स्लेव सिस्टम। बकायदा एक डिपार्टमेंट था दास का। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हाईलाइट करनी है इसमें, यहाँ तक की रेंज में जाकर के तैयारी करनी है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें आई हैं जो मैंने कल आपको बताई थी थोड़ी सी, कि सराय बनाना, यानी कि थोड़े जन कल्याणकारी कार्यक्रम उस समय के, क्योंकि प्रशासन का और शासन का मूल उद्देश्य तो जन कल्याण है। लेकिन इस्लाम में इस प्रकार का लोक कल्याण वाली बात कहाँ से आई है? सूफीज़म से आई है। सूफी संतों के पास जब बादशाह या सुल्तान जाते थे तो वो उनको कहते थे कि जनता के फायदे के लिए ये करो, लोगों के लिए ये तुम्हें करना चाहिए। तो पानी पीने की व्यवस्था करना, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कोस मीनार, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से उसको निकाल रहे हैं। कुछ ऐसी जो कम महत्व की चीज़ें हैं, भारत सरकार ने कहा कि कोस मीनार कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, अब हम उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उस लिस्ट में नहीं रखेंगे, राष्ट्रीय महत्व के कोई स्मारक नहीं है ये। तो कोस मीनार हर कोस पे एक लगता था। कोस मतलब 3 किलोमीटर का एक कोस माना जाता है, लगभग 3 किलोमीटर का, 2 माइल का होता था, यानी 3 किलोमीटर का एक कोस होता था। और वहाँ पर आपको माइल स्टोन मिलता था। किलोमीटर का जो पत्थर होता है हमारे, माइल स्टोन होता है, हम बोलते हैं उसको माइल स्टोन। उसका नाम था कोस मीनार। बाकायदा एक मीनार होती है, उस पर लिखा रहता था कि अब यहाँ से हिसार कितना दूर है, अब यहाँ से जो है लाहौर कितना दूर है। तो खास करके वो पंजाब को जोड़ता था, दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाला और दिल्ली से बंगाल को जोड़ने वाला। तो दिल्ली से बंगाल को जोड़ना और पंजाब को जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य था तमाम राजाओं का। तो ये जो प्रमुख रोड बने थे उस समय के, जो सड़कें थी उस समय की, कोस मीनार थी, सड़कों के दोनों तरफ बाग बगीचे या फिर रुकने की जगह, सराय यानी कि गेस्ट हाउस। तो ये जो बनाने की जो बात है, ये आपको सूफीज़म से और उदारवादी इस्लाम का या शिया इस्लाम का कह सकते हो, या सुन्नी का भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है फेस्टिवल्स। बहुत सारे बादशाह जो हैं वो हिंदू फेस्टिवल मनाने लगे थे, अपना लिया था उन्होंने, खास करके होली को अपना लिया था। होली बड़ा सेक्युलर टाइप का फेस्टिवल है, किसी भगवान की पूजा नहीं होती होली में। रंग वाली होली खेलते हैं तो उस दिन तो कोई बस रंग होते हैं, और होली होती है, पानी होता है, लोग होते हैं, भगवान बीच में नहीं आते हैं। जनरली नवरात्रि जब हम बोलते हैं, गरबा देखते हैं, बीच में देवी माँ होती है,
गणपति में हम लोग देखते हैं कि गणपति जी होते हैं, उनकी प्रतिमा होती है, तो उसमें ना तो कोई प्रतिमा होती है ना कोई मूर्ति है। तो अधिकांश राजाओं बादशाहों ने, सुल्तानों ने होली को पसंद किया, और होली उनके पैलेस में भी, उनके महल में भी एक तरह से होली मनाई जाती थी। तो हिंदू फेस्टिवल में सबसे कॉमन जो है जिसकी चर्चा होती है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बादशाह का नाम चाहे जिसका भी आए, लेकिन कभी ये क्वेश्चन आ गया है कौन सा बादशाह निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाता था, तो आप कम से कम उस चीज़ को समझ सकें कि मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका, क्योंकि उसका बुत परस्ती से कोई लेना देना नहीं, मूर्ति पूजा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसका एक्सेप्टेंस है उस फेस्टिवल का। आपको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, ये नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक फलाना त्यौहार मनाता था, ये नहीं। किसी त्यौहार को आखिर कोई मुसलमान बादशाह क्यों मनाता था, मनाएगा क्यों? फिर दिवाली मनाएगा तो भगवान राम के प्रति आस्था दिखानी पड़ेगी या फिर लक्ष्मी जी के प्रति दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए दिवाली को इतनी आसानी से कोई भी नहीं मनाएगा। फिर एक ऐसा त्यौहार जो पारसियों का त्यौहार है, नौरोज़, पर्शिया से आया था। जनरली अब वो पारसी अलग है, मुसलमान अलग है, लेकिन नौरोज़ मनाने की प्रथा जो है आपको सल्तनत काल में देखने को मिलेगी, और वो बात बाद में भी जाती है। हाँ हाँ, बलबन। तो नौरोज़ मनाने की परंपरा, नौरोज़ एक पारसी त्यौहार है और ख़ास करके ईरान से आया है। तो ईरान से आने वाले त्यौहार को मनाना, अब चूंकि जो सुन्नी थे, सुन्नी शासक थे, वो मुहर्रम नहीं मनाने देंगे, तो मुहर्रम जैसी चीज़ें बंद हो जाएंगी और नौरोज़ जैसी चीज़ शुरू हो जाएंगी। नौरोज़ हो जाएगा और मुहर्रम बंद हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो कठोर शासक हैं वो कौन से चीज़ों को बंद करते हैं और किस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो दूसरे धर्म का वो एक बार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने ही धर्म के दूसरे हिस्से का, उस सेक्ट का त्यौहार वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके एक्सेप्टेंस के साथ ही उसकी जीत मालूम पड़ती है। ठीक है, तो जब हम IAS की बात करते हैं और जब हम कंटेम्प्रेरी चीज़ों में जाते हैं, तब भी हमको चीज़ें समझ में आएंगी, तब भी समझ में आएंगी कि कौन से देश ने किस पे आक्रमण किया और क्या हुआ। तो फिर अभी हम जो लेबनान पर आक्रमण देखते हैं, उससे पहले हमने फ़िलिस्तीन पे देखा था, पैलेस्टाइन पे देखा था, इजराइल का। तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी इस प्रकार की छोटी छोटी, क्योंकि आक्रमणकारी आखिर क्या करते हैं। ठीक है, IS ने जब इराक पे आक्रमण किया है तो उसने क्या किया होगा? बाथ पार्टी का था सद्दाम हुसैन, उसके अगेंस्ट एक गुस्सा था, तो सुन्नियों के अगेंस्ट गुस्सा था, तो ये खास करके शिया मिलिशिया था। तो ये जो मिलिशिया हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो IS है, ये सब लोग मिलकर के क्यों जो है सुन्नी संप्रदाय के अगेंस्ट, और इसीलिए सऊदी अरब और ये सब सुन्नी होने के कारण क्यों नहीं सपोर्ट करते ईरान को, या पहले इजराइल के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते, या फिर अमेरिका के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनके धर्म का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी सुन्नी सेक्ट का हिस्सा नहीं है। रिलीजन तो है बट सेक्ट दूसरा है, संप्रदाय दूसरा है, सुन्नी संप्रदाय है। तो आप करंट में भी उन चीज़ों को समझ पाओगे कि, इसलिए थोड़ा सा जैसे ही आपको पता चलेगा कि बादशाह सुन्नी है, ठीक है, तो खलीफा का इम्पोर्टेंस आपको वहाँ से समझ में आएगा, वहाँ से आपको इस्लाम और वो फिर हदीस के हिसाब से, कुरान के हिसाब से और इनके हिसाब से वो आपको रीति रिवाज समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप है ना जिस्ट को पकड़ो, उसकी स्पिरिट को पकड़ो, आप इस तरह से रटो नहीं। रटने के बजाय हम लोग उस थीम को समझें, क्योंकि समझदारी उसी में है। नहीं तो नौकरी में भी ये दिक्कत है, ये जो आपका जॉब है ये थीम बेस्ड जॉब है, लकीर के फकीर वाला जॉब नहीं है। इसलिए फैक्चुअल चीज़ें, फैक्चुअल पेपर आता है कभी कभी, इसलिए फैक्चुअल चीज़ें याद रखना पड़ेगी, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें याद रखना और आसान हो जाता है अगर हमको कॉन्सेप्ट पता हो। कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर हमको फैक्चुअल चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे हमको पता है कि 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोग यात्रा कर रहे हैं या 70 लोग यात्रा कर रहे हैं, तो अब अगर ऑप्शन है कि कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या बस है,
तो चूंकि 70 लोग वाला कॉन्सेप्ट हमको पता है कि 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है, ये वाली चीज़ का अंदाज़ा अगर हमने लगा लिया तो अब हम फैक्चुअल वाला पार्ट की बस से गए थे, ये फैक्ट है कि बस से गए थे, तो उस फैक्ट तक पहुंचना भी बहुत आसान हो जाता है, तुक्का लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ये जानना है कि 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है, ये वाला जो रेंज है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसको आप मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है एक तरह का, इसको मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है। इतने लोग जा रहे हैं, रूरल एरिया में जा रहे हैं, रूरलाइजेशन हो रहा है, रूरल ट्रांसपोर्ट है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जंगल सफारी पे जा रहे हैं तो आदमी फुल टैंक कराएगा, आधा टैंक कराएगा या 10 लीटर पेट्रोल डलाएगा, उसको मालूम है जंगल है, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। तो आपको दरअसल क्या है, इसमें समझदार बनाने वाले पेपर होते हैं, ये रटने वाले पेपर नहीं है। लेकिन रटना भी ज़रूरी है। तो वो कौन सी चीज़ है, मेंस का पेपर आप अभी इन दिनों में देख रहे होंगे, तो सारा प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, वहाँ आपको रट के लिखना होगा, क्योंकि पहले से प्रश्न पता चल जाता है, पहले से ही चल जाता है पता कि ये क्वेश्चन आने वाला है और इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ लिमिटेड हो जाता है, तो उसको आप रट सकते हैं। प्रीलिम्स में तो थोड़ा सा रटना मुश्किल हो जाता है ना। तो आप उस कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश करो कि ये क्या पूछना चाह रहा है। जैसे किसी को अभी शिवाजी की प्रतिमा का विवाद हुआ कि उनकी प्रतिमा टूट गई, मूर्ति टूट गई थी, अभी जो जहाँ पे भी बनाई थी किसी ने तोड़ दी या हवा से टूट गई, जो भी है। तो अब शिवाजी फिर रिलेवेंट हो गए। पिछले साल भी शिवाजी रिलेवेंट थे, क्यों थे बताओ, पिछले साल क्यों थे? हाँ, उनकी मूर्ति का और उनका उद्घाटन हुआ था, और मराठा आरक्षण की वजह से, और शिंदे सरकार और सरकारें चल रही थी, शिवसेना की पुरानी सरकार जो है वो गई और नई सरकार आ गई, गठबंधन। तो राजनीतिक उठापटक महाराष्ट्र को लेकर के, मराठी आरक्षण को लेकर के, मराठी अस्मिता को लेकर के। तो शिवाजी आपको जब जब प्रासंगिक बने रहेंगे तो शिवाजी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो शिवाजी का क्वेश्चन बनेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल नहीं है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, शिवाजी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की तरह होगा। शिवाजी के काम, शिवाजी का स्टाइल, उनके राज्याभिषेक के 300 साल हुए थे, ऐसा कुछ था, राजगढ़ वाला, रायगढ़ किले में जो कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था, उसके 300 साल जश्न था उसका, 400 या 300 जो भी, कितने साल हो जाएंगे, 1775 है ना, हाँ 1775 के आसपास का है। तो 350 होगा, 400 नहीं होगा, 350 होगा, तो 350वां साल था। तो ऐसे आपको वो कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं, ठीक है। तो ऐसे मिडिवल में जो कल मैंने आपको सूफीज़म और भक्ति वाला बताया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो भक्ति में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे मिडिवल में। एक मिलेंगे जो शंकराचार्य की परंपरा को, अद्वैत की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, फिलोसॉफिकल साइंस, दार्शनिक संत, तो माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। हाँ, ये जो सारे संत हैं, ये कौन है, ये उस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अद्वैत की फिलॉसफी को, वेदांत की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने वाले लोग। फिर दूसरे मिलेंगे आपको भक्ति संत। भक्ति संत उस फिलॉसफी को लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसकी 2 धारा हैं, भक्ति संतों की 2 धारा हैं, एक सगुण वाली और एक निर्गुण वाली। एक सगुण को लेके चल रहे हैं, सगुण को मतलब टेंजिबल को, मूर्त को, वो मूर्ति को भी मानते हैं, देवी देवता के किसी आकार में विश्वास करते हैं, उनके निवास स्थान और उनकी आकृति में विश्वास करते हैं। जबकि निर्गुण वाले ज्ञान मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भक्ति, जो तस्वीर में मूर्ति में विश्वास करता है, वो भक्ति मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, वो भक्ति के माध्यम से बढ़ रहा है। और जो तस्वीर को नहीं मानता है, बोलता है कि हमें ईश्वर एक संकल्पना है, ईश्वर एक कॉन्सेप्ट है, और ईश्वर उस कॉन्सेप्ट का नाम है जो विचारों का समन्वय है, समुच्चय है, ए सेट ऑफ नॉलेज, ए सेट ऑफ थॉट्स, दैट इज कॉल्ड गॉड।
वो जिसको बोलते हैं वो गॉड में अगर विश्वास करता है कि विचार हैं, तो हम उन विचारों को आत्मसात करेंगे, उसके साथ जिएंगे, उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो लोग हैं वो निर्गुण विचारधारा के व्यक्ति कहलाते हैं, और वो बोलते हैं कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और अगर आपने ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो ये ज्ञान मार्गी लोग हैं। लेकिन इसी बीच में एक और संत हैं जो मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, रैदास जैसे, वो कर्म मार्गी हैं। वो कर्म की प्रधानता की बात करते हैं कि आप अपना कर्म करते जाइए, किसी को मानने नहीं मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ईश्वर मिल जाएगा आपको। आप अपना काम करिए, अच्छे से काम करिए, आपका काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म को ही पूजा मानते हैं। एक बोलते नहीं ज्ञान अर्जित करो तो पूजा हो गई, एक बोलते नहीं भक्ति भाव होना चाहिए, समर्पण करो, भगवान के प्रति समर्पण करो, जो मीरा ने किया था, रैदास ने किया था। रैदास देख नहीं पाते थे लेकिन ईश्वर को साकार रूप में पूजते थे, है ना, कृष्ण को पूजते थे। अधिकांश कृष्ण मार्गी जो हैं वो, और तुलसीदास जो हैं वो ज्ञान मार्गी भी हैं और भक्ति मार्गी भी हैं, उनके इष्ट भगवान राम हैं। तो ये जो पूरा भक्ति काल है, इसमें दो प्रकार के संत मैंने आपको बताया, फिलोसॉफिकल और दूसरे भक्ति काल। तो पूरे को बोलते हैं भक्ति काल, और ये लंबा चलता है, और ये रीजनल भी जाता है, नरसिंह मेहता तक जाता है गुजरात में। उधर आपको बताया था कि विठोबा को, विठल को मानने वाले, विठोबा को मानने वाले जो संत हैं, है ना, तुकाराम है, नामदेव हैं, ठीक है, संत ज्ञानेश्वर हैं। तो उन सबको थोड़ा सा डिटेल में लिखो। भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वर के बारे में मूवी देख सकते हैं। मैं कुछ मूवी इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि हम लेक्चर में बहुत सारी बातें नहीं बता पाते हैं। मूवी में काफ़ी स्टडी के बाद में मूवी बनती है, तो और मूवी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और कई लोग पढ़ते हैं मूवी बनाने से पहले, पढ़ना तो पड़ता ही है, या फिर ज्ञाता होते हैं तभी जाके बना पाते हैं, अदरवाइज आलोचना होगी, लोग कटाक्ष करेंगे। टीका लिखते हैं, उसके ऊपर भी तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, कमेंट्री आती है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं, 2 घंटे का ब्लैक एंड वाइट मूवी है संत ज्ञानेश्वर का। ज्ञानेश्वरी उन्होंने लिखा है, जिसको गीता का अनुवाद, मराठी अनुवाद कहा जाता है, उसको मराठी गीता भी बोलते हैं। भावार्थ दीपिका एक और नाम है उसका, भावार्थ दीपिका, ठीक है। उनकी बहन का भी देखिएगा, उनकी बहन जो थी वो बड़ी विद्वान थी, ठीक है, चंगदेव, और उनकी बहन का शास्त्रार्थ भी है, ठीक है ना। तो संत ज्ञानेश्वर और उनकी पूरी फैमिली, पूरा जो खानदान था वो पढ़ाकू था, समझदार था, और वो वेदांत की बात करता था, वेदांत मार्गी थे, ठीक है। और जब तक हम रेनेसा में नहीं आ जाते तब तक लगभग इन्हीं के प्रभाव में पूरा भारत जो है वो रहता है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में रहते हैं, शंकर देव आसाम में है ना, आसाम में है शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में है। और बहुत समय तक जयदेव का गीत गोविंद ओडिशा में चलता है, ओडिशा में जयदेव का गीत गोविंद। तो यहाँ से संगीत परंपरा जो है वो उद्भूत होती है, नाटक होते हैं, यहाँ से कथा शैली निकलती है, और तुलसीदास के बाद तो फिर रामलीला और बहुत सारी चीज़ें होने लगती। यहीं पर एक मुस्लिम भी आएंगे आपको, अमीर खुसरो के बाद दूसरे व्यक्ति जो हैं वो रहीम भी हैं, और एक और हैं रस खान। तो यहाँ के कवियों को भी लेना पड़ेगा आपको। तो कुछ इस्लामिक कवि, इसलिए आप देखोगे कि पेंटिंग्स का जो विषय है, नृत्य का जो विषय है और संगीत का जो विषय है वो कृष्ण है। कृष्ण, राधा प्रसंग और कृष्ण के ऊपर सबसे ज़्यादा पेंटिंग है, मुगल काल में भी, ठीक है, मुगल काल में भी। तो आपको मैंने जो आपको पहले बताया कि एक डायनेस्टी वाइज आपको पढ़ना है, दूसरा आपको रीजनल पावर को भी पढ़ना है, क्षेत्रीय शक्तियाँ उस समय की। तो उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति जो उभरी थी वो था विजयनगर। विजयनगर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। आज भी आपने देखा, पिछले साल भी आपने देखा, थोड़ा थोड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के यूपीएससी संजीदा हुआ है, हल्का सा। इसलिए इस बार भी वेद का उल्लेख है, पिछली बार वाले पेपर में भी वेद वाला क्वेश्चन था कि उसमें से कौन सी चीज़ें जो है कंटेम्प्रेरी हैं। पिछले बार भी लगभग यही क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा सा कम तो आएगा प्रेशर,
कि आखिर हम पेपर बना रहे हैं, बाकी तो नहीं आया, बाद वाले में नहीं समझ में, केवल एक क्वेश्चन पूछ के और वो फिर वापस वही अपना ही गुण तरीका, रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, सब तरह की बात कर रहे हैं, वो सरकार के अगेंस्ट जाता है। अभी भी आप जीएस का पेपर उठा के देखो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है। लेकिन ये भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदू परंपरा की तरफ पहला क्वेश्चन जाता है। पिछले साल भी पहला क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर का, इस बार मुझे लगता है वो पहला क्वेश्चन ही देखते होंगे सरकार वाले, इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं है उनकी देखते भी नहीं, इसलिए वो पहला क्वेश्चन पूछ के वो खुश कर लेते हैं कि हमने पूछ लिया आपके हिसाब से, ठीक है आप खुश हैं, बोले हाँ ठीक है। आगे वो थोड़ा खुल करके पढ़ो ना, खुल करके पढ़िए, जो सोशल को लेकर, सोसाइटी को लेकर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना। ज्योग्राफी में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन खास करके सोसाइटी को लेकर के, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स को लेकर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन वो तो एक कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पढ़ोगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें भी मिल जाएंगे यही सब क्वेश्चन। पेपर जरूर देखिए, डीप एनालिसिस कीजिए, एक एक क्वेश्चन पे सोचिए। और हमारे पुराने अगर आप लेक्चर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेपर उसी में से है। यूट्यूब के भी पुराने लेक्चर में जा कर के देखिए, लगभग हर बात जो है वो डिस्कस की हुई है, यहाँ क्लास में डिस्कस हुआ है, उसका डिस्कशन हुआ है, और आप को होमवर्क दिया गया है उस चीज़ का, जो भी उसमें क्वेश्चन है उसका कहीं ना कहीं होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा हमारा टाइम कम रहता है, हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं, पीडीएफ वगैरह नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन अगर आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसको प्रॉपर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमने साइंस टेक को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, फ्यूचर के लिए कही थी, वो चीज़ें आपको उसमें दिखाई पड़ेंगी कि ये चीज़ें होंगी। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको वहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब ठीक है कि मिडिवल के क्वेश्चन और उसके नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में वो अचानक से कोई सा भी प्रश्न बन जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य, और उसमें भी उसके जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं कृष्णदेवराया। तो कृष्ण, अभी देखिए चोलों का क्वेश्चन है और आज ही पांड्य का क्वेश्चन है। चोलों का क्वेश्चन, चोल तो मैंने आपको चोल वास्तुकला के बारे में बताया था, बहुत राजराज फर्स्ट, और खास करके बृहदेश्वर का, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, वो चोल कला का सबसे इम्पोर्टेंस है, और शिवा टेम्पल है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन आ गया, और एक मदुरा के पांड्य वाला आ गया, है ना, कि दोनों के भी आर्ट एंड कल्चर वाले ही क्वेश्चन है, थोड़ा आप देखिए उसको जा करके। तो अभी यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर मिडिवल में से सारे मुस्लिम शासकों के बीच में से यदि पूछना हुआ तो रीजनल में जा कर के वो विजयनगर को चुनेंगे, कि गोलकुंडा को चुनेंगे तो फिर हैदराबाद हो जाएगा इम्पोर्टेंट, बर्मनी में जाएंगे तब भी, और कहीं और जाएंगे तो, या फिर कोई युद्ध भी बताएंगे तो भी उसमें भी जा कर के मुसलमान आ जाएंगे कि इनकी और इनकी फाइट थी। कृष्णदेव राय को बताते समय एक तो अमुक्त माल्यदम का जिक्र आता है, संस्कृत भाषा का जिक्र आता है, ठीक है, संस्कृत भाषा का जिक्र आता है। दूसरा, उसके समय के जो मंत्री हैं तेनालीरामा, और वो उनकी बात आती है, तो वो फिर ब्राह्मण मंत्री हैं, तो वहाँ फिर आपको हिंदुत्व की एक झलक देखने को मिलती है। विदेशी यात्री उसके समय में आते हैं और वो विजयनगर की जो तारीफ करते हैं कि उनके जैसा हमने सिटी नहीं देखा। तो अर्बन प्लानिंग, और एक हिंदू शासक कितना अच्छा प्लानर था, उसने कितना अच्छा शहर बनाया, उसका वर्णन आता है। तो एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का दिखाई पड़ता है। तो अब ये थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। फिर रीजनल में आप जाएंगे तो कश्मीर के उस समय के तक के जो शासक हैं वो हिंदू शासक हैं, वहाँ मुस्लिम शासक नहीं आए, कई सारे हिंदू शासक हैं, और ख़ास करके राजतरंगिणी, ये जो मिडिवल वाली बात हम कर रहे हैं, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है कश्मीर की राजतरंगिणी, कल्हण की राजतरंगिणी। और कल्हण की राजतरंगिणी का मतलब है कि वेव ऑफ, एक तरह की रिवर है, तरंग मतलब वेव्स, तो रिवर ऑफ किंग्स, राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी क्या है, एक तरह से राजाओं की एक नदी है, यानी राजा बह रहे हैं उसमें, एक के बाद एक राजाओं की कहानी है, बहुत लंबे समय तक, 400-500 साल तक कौन राजा रहे। तो राजतरंगिणी अकेले कल्हण ने नहीं लिखी, कई लोगों ने मिल के कंप्लीट किया है, आखिरी तक कंप्लीट करते रहे। वहाँ पर एक शासक आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको लिखना चाहिए,
जैनुल ओबेदिन, जो खास करके एमपीपीएससी में तो कृष्णदेव राय का मुक्तमाल्यदम, निकोलो कोंटी और विजयनगर साम्राज्य, उसकी राजधानी और तालीकोटा का युद्ध, ये एमपीपीएससी के क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। मैं अगर आपको पूरे विजयनगर में से 5 चीज़ें बोलूँगा तो 5 में से एक क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है, वो बहुत सिंपल है। ऐसे ही जैनुल ओबेदिन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लगभग 50 सालों से पूछा जा रहा है और कॉमन क्वेश्चंस में से आता है। लूसेंट वाला इसी के क्वेश्चंस बनाते हैं, वन लाइनर, तो वो कई लोगों को लगता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, वो नहीं, वो वैसे ही 50 सालों से पूछा, उसने कुछ नहीं किया। पुराने 50 सालों के जो क्वेश्चन है वो 4 ऑप्शन नहीं लिखता, वो उस एक लाइन को क्वेश्चन को लिख देता है, फिर वो जो सही वाला ऑप्शन है उसके सामने लिख देता है। तो ऐसा करके उसकी एक वो किताब बन गई। 50 सालों में यूपीपीसीएस में जो पूछा, बीपीएससी का पेपर ले लिया, एमपीपीएससी का ले लिया, यूपीपीसीएस का ले लिया, सभी राज्यों का ले लिया और सभी खास करके यूपीएससी के सरल वाले प्रश्न ले लिए, ज़्यादा तो नहीं ले सकता था वो, तो सरल वाले ले लिया और उसको सबका बना के किताब बना दी। उसमें भी पहले शुरू में काफ़ी गलतियां थी। 2004-5 के आसपास तो इतनी गंदी थी कि उसको हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती थी, बदनाम भी बहुत थी, उसको लेके कोई घूम रहा मतलब पक्का फेल होगा तो वो था। लेकिन अब धीरे धीरे आदमी गलतियों से सीखता है, लेटर लिखते होंगे लोग, मेल करते होंगे, व्हाट्सअप करते होंगे, भैया ये तो तुम्हारा पूरा गलत है, आदमी ठीक करता जाता है ना। आप भी अगर कोई पोस्ट लिखो उसमें ढेरों गलतियाँ होंगी, नीचे कमेंट में अगर गलतियाँ होंगी तो आप अपनी पोस्ट को शाम तक एडिट कर लोगे फेसबुक पे, मतलब ठीक ठाक कर लोगे। तो वैसे ही एडिट हो चुका है, तो इसलिए अब पढ़ सकते हो उसको, तो एक बार पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कुछ बुरी बात नहीं है। पहले तो मैं उसके खिलाफ था क्योंकि उस समय तक वो बहुत सुधार नहीं हुआ था, लेकिन अब उसको आप पढ़ सकते हो, इतना कोई बहुत सस्ता रिसोर्स है और अब तो PDF के तौर पे भी तमाम जगह अवेलेबल होगा, तो उसको पढ़ लेने में कोई बुरा। उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको जैनुल ओबेदिन बता रहा हूँ, कश्मीर का अकबर, ठीक है, राज तरंगिणी और अमुक्तमाल्यदम, ये जो ऐसे कुछ अभी इस लेक्चर को कोई सुनेगा तो बोला सर ने बोला था देखो एमपीपीएससी में आ गया, जबकि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये कोई भी फिर पुराने 20 साल के पेपर देखेगा तो यही क्वेश्चन होते थे, ये सिंपल थे। तो फिर क्या कारण है कि बिल्कुल एकदम वो क्वेश्चन नहीं आते उस टाइप के, जो साउथ की बिल्कुल बहुत टफ वाली जो हिस्ट्री होती है उसके क्वेश्चन नहीं आते। उसके क्वेश्चन थोड़े से पूछेंगे तो उतने पॉपुलर नहीं, फिर वो बहुत ही डीप में क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिनने सब्जेक्ट तैयार कर रखा है, जीएस के बजाय जिसने सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी है, वो लोग निकल जाएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए सिंपल क्वेश्चन। यहाँ 2 मैं ऐसे मुसलमान लोगों को कोट करना चाहूँगा, एक है मलिक काफूर और एक है मलिक अंबर। मलिक काफूर और मलिक अंबर, ये 2 लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट है, टफ वाला है, जबकि टफ नहीं है। आपने अलाउद्दीन खिलजी की मूवी देखी होगी पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विलेन था, किसने रोल किया था, दीपिका के हस्बैंड ने, हाँ रणवीर सिंह ने, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी वाला किया था और दीपिका ने क्या किया था, उस पद्मावती, रानी पद्मावती का, पद्मिनी भी बोलते हैं रानी। तो वो जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा उसका एक दास होता है, स्लेव, जिसको उसने खरीदा, और वो ट्रांसजेंडर है ना, मलिक काफूर। वो जो मलिक काफूर है वो बहुत ही हिंदू था और हिंदू से वो मुसलमान बना, उसको दास बना के उसका धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन उसने इतनी तबाही मचाई और हिंदू धर्म को इतना नुकसान पहुंचाया, दक्षिण के बहुत सारे मंदिर तोड़े उसने, और बहुत सारे दक्षिण अभियान पे हमेशा गया वो, उसको हमेशा दक्षिण अभियान पे भेजा जाता था। और आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जब खिजराबाद बना देता है, चित्तौड़ को हरा देता है, तब भी, और तमाम इतिहास में उसको देखा, तो वो मलिक काफूर को ज़रूर अलग से पढ़िएगा, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिएगा, क्योंकि वो आपको कई जगह पर एक यूनिक क्वेश्चन के तौर पे दिखाई पड़े। एक है मलिक अंबर। मलिक अंबर अब आपको जो साउथ की जो गोलकुंडा और बीजापुर और वो जो रियासतें हैं, अहमदनगर और वो, वहाँ पर आपको मिलेगा। ये मलिक अंबर भी एक तरह का दास है, अबिसिनियाई दास है, अबिसिनिया से आया, तो ये फिर वही हबशी, हिंदी में हम लोग हबशी बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में एबिसिनियन है। तो एबिसिनिया सब अफ्रीका से लाया गया था इसको। ये गुरिल्ला वॉर पद्धति का सबसे प्रमुख व्यक्ति था उस समय में।
मराठों ने इससे छुप करके छापामार युद्ध कैसे किया जाता है। छापामार युद्ध मतलब छापा मारना, जैसे पुलिस छापा मारती है तो वो सायरन बजाते हुए नहीं आते, छापा कभी भी सायरन बजा के नहीं किया जाता। छापा छुप कैसे आते हैं, छुपते हैं, छुपते छुपाते आते हैं, एम्बुश लगाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर एकदम से अटैक करते हैं। सामने वाले को पता नहीं होता कि कोई अटैक हो रहा है, उसको छापा मार बोलते हैं। तो गुरिल्ला वॉर, उसको एक और वर्ड है गुरिल्ला वॉर। वो मलिक अंबर लेके आया था वो ट्रेडिशन, भारत में नहीं था। भारत में राजपूतों के यहाँ आप जानते हो खुलेआम घोषणा होती थी, बल्कि बहुत सारे नियम थे उसके सामने वाले के पास तलवार नहीं तो उसको और तलवार दी जाती थी, फाइट की जाती थी, वो अलग ही था, शानो शौकत बिल्कुल अलग है। लेकिन जो मराठे हैं वो उस प्रकार के नहीं हैं। मराठे देखिए इतिहास में थोड़ा सा, चाहे वो ज्यादती हुई है जो भी है, यह इतिहास गलत तरीके से लिखा गया ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मराठे और जो जाट हैं और ख़ास करके उनको लुटेरा बताया गया, उनको कभी फाइटर नहीं बताया गया। लड़ाकू जाति तो थी लेकिन उनको इस तरह से नहीं बताया गया कि मराठे जो है वो योद्धा थे। योद्धा राजपूत थे, या तो वो संधि करते थे, समझौता करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस भी कर लेते थे, बट वो फाइट करते थे युद्ध में और मरते भी थे। महाराणा प्रताप उनका एग्जाम्पल है। शिवाजी ने भी समझौता नहीं किया, लेकिन हम लोग बोलते हैं सूरत की लूट, चाहे वो गलत तरीके से वो इतिहास में लिखा गया हो, जो भी है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम सब ने पढ़ा है सूरत की लूट, या फिर हम पढ़ते हैं कोई भी तो वो लूट शब्द लिखा रहता है कि वो लूटते थे। और राजपूतों के इधर भी वो लूट नहीं पाते थे। दिल्ली को लूटा, हम बोलते हैं बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली को लूटा। तो बाजीराव चाहे हिंदू पद पातशाही की बात कर रहे हों, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात होती थी, मराठा समर्थ गुरु रामदास, लेकिन वहाँ मलिक अंबर का इम्प्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा। मलिक अंबर लूट सिखाता है और मलिक अंबर एक तरह से मराठियों का गुरु भी है। और भरतपुर के जाट बदन सिंह, सूरजमल, जिसको जाटों का प्लेटो बोलते हैं, वो सब है। ये इन्होंने लूट किया है, राज्य उस तरह से स्थापित नहीं किया, बल्कि लूट करके एक तरह से वो किया है। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से लिखना पड़ेगा। और इंटरव्यू में बोलते समय भी सावधानी रखिए, क्योंकि यदि वो महाराष्ट्र से हुआ इंटरव्यू वाला, या फिर खुद जाट हुआ या जाट कम्युनिटी के बिल्कुल नज़दीकी रहा, तो वो आपको पनिश कर सकता है। तो बहुत सावधानी से आपको ये सब चीज़ें बोलनी है और बहुत सावधानी से लिखना है। मेंस में, प्रीलिम्स में आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्रीलिम्स में तो आपको केवल टिके मारना है, लेकिन मेंस में लिखते समय, इंटरव्यू में लिखते समय, और इसी इतिहास को बदलने की बात की जाती है कि इतिहास में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। ये जो लैंग्वेज है बड़ी अपमानजनक है, तो अभी तक तो हुई नहीं है बदलाव, जब हो जाएगा तब फिर ठीक है, लेकिन अभी तक तो आपको वही इतिहास लिखना पड़ेगा और वही इतिहास देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जो है, ठीक है, और जो पढ़ाया जा रहा है अभी तक, जो किताबें छप करके आई हैं। तो जब हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से कर देंगे उसको, तो शायद हम उसको कुछ ठीक ठाक कर दें, लैंग्वेज को, ठीक है ना, डिफाइन कर दें। तो ये चीज़ है इसके बारे में। दूसरी चीज़, तो कुछ आप सॉफ्टवेयर वाला बात समझ रहे हैं मिडिवल इंडिया का, मैं आपको वो जो चीज़ बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी करते समय में क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए। बल्कि आपको एक नोट्स पर्सनालिटीज़ का बना लेना चाहिए कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं मुगल में नहीं ले जाऊंगा आपको, मुगल में हम अगली बार जाएंगे। अभी हम पर्सनालिटीज़ में जाएं तो मैंने आपको बताया था पहली बार कल गुर्जर प्रतिहार महिपाल प्रथम से, और वहाँ से जाता है तो कौन से बताए थे? हाँ गुर्जर प्रतिहार बताया था। कौन सा राजा बताए थे? हाँ ट्राइपार्टाइट वो था, ठीक है। मिहिर भोज, यस मिहिर भोज। तो एक तो उसको त्रिकोणीय संघर्ष को पढ़ लीजिएगा, किन के साथ है त्रिकोणीय संघर्ष? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, पाल फ्रॉम बंगाल, और थर्ड राष्ट्रकूट, आज नीचे के राष्ट्रकूट, गुजरात के राष्ट्रकूट या महाराष्ट्र के मान्यकेत के राष्ट्रकूट, उनका बाद में आएगा। तो यहाँ ट्राइपार्टाइट, इसमें त्रिकोणीय संघर्ष में यही आएंगे। तो एक त्रिकोणीय संघर्ष लिखिएगा, एक चीज। और जो हमने वास्तुकला और जो आर्किटेक्चर वहाँ देखा था उसको यहाँ लेकर के आइएगा।
जो हमने कल्चर में देखा था, अभी भी कल्चर के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो उसमें वही हिस्ट्री का वो हिस्सा मिलेगा। तो जो हिस्सा हमने अभी कल्चर में पढ़ के बंद किया है उसको फिर यहाँ जगाई है कि राष्ट्रकूट राजा, फिर एलोरा, फिर चालुक्याज, उनकी, फिर चोल राजाओं की जो आज क्वेश्चन आया है, और पांड्या की। ठीक है, तो उन सब के कौन कौन से मंदिर हैं, खास करके मंदिर वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर, उसको करिए। पूरे राजपूत काल में आपको टेम्पल आर्किटेक्चर मिलेगा। टेम्पल आर्किटेक्चर मिलेगा दो तरह, खास करके कौन सा वाला, नागर शैली का। हाँ, तो नागर शैली के जो सब स्टाइल्स हैं, नागर स्टाइल में भी जो उप शैलियाँ हैं दूसरी अलग अलग, है ना, तो उनको फिर से यहाँ रिवाइज करिएगा। दूसरे नंबर पे वहाँ लिटरेचर हमने पढ़ा था, फिर लिटरेचर, और फिर मूर्तिकला, मूर्तियाँ, और रॉक कट आर्किटेक्चर के दोनों टाइप, मोनोलिथिक वाला, मोनोलिथिक एक ही पत्थर को काट करके, कट इन और कट आउट वाला, दोनों मैंने आपको बताया था, एक कट इन आर्किटेक्चर, एक कट आउट आर्किटेक्चर। तो उसको होमवर्क में लेके आइए यहाँ पर मिडिवल के टाइम पे। ठीक है, अब अलग से एक चीज आएगी, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स। तो दीवारों पे चित्र बनाना म्यूरल पेंटिंग कहलाता है, और वो यहाँ पर रीजनल में भी मिलेगा और दिल्ली वाले में भी मिलेगा। ठीक है ना, म्यूरल पेंटिंग। बल्कि कुछ जो कट्टर इस्लामिक थे उन्होंने पेंटिंग्स को मिटाने के लिए ऊपर और जो है कवर कर दिया, उनको पेंटिंग्स को कवर कर दिया था। पेंटिंग्स के खिलाफ थे कुछ मुगल शासक जो थे, यानी इस्लामिक शासक जो है। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो, खास करके मुगल की विशेषता है कि वो पेंटिंग्स को पसंद करते हैं, औरंगजेब को छोड़कर। ठीक है, बाकी सभी पेंटिंग्स को पसंद करते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा बड़ी नहरें, बड़ी बड़ी कैनाल्स। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने कैनाल से पानी लेने पर 1/10 टैक्स लगाया था, 1/10 टैक्स लगा दिया था। अगर आपने पैदावार की है, अगर आपने एग्रीकल्चर किया है और आपने नहर से पानी लिया है, सरकारी नहर से, यानी सुल्तान ने जो नहर बनाई है उससे अगर पानी लेकर के किया है तो आपको 1/10 देना होगा। इरिगेशन अगर आपने किया है तो सिंचाई कर देना होगा, इरिगेशन टैक्स। ठीक है, तो बड़ी बड़ी नहरें, 300-300 किलोमीटर लंबी नहरें उस ज़माने में बन गई थी और उनको आज तक मेंटेन किया गया। ठीक है, उस रूप में नहीं है लेकिन उनको मेंटेन किया गया, और वही बहुत बड़ी क्रांति थी, वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। ठीक है, युद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं जाते कि युद्ध में कौन कौन पार्टियां थी और युद्ध का परिणाम क्या हुआ, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे हैं जो बड़े निर्णायक है, डिसाइसिव हैं। जैसे तालीकोटा है, उसके बाद पूरा साउथ की पॉलिटिक्स बदल जाती है, 1565 का तालीकोटा। पानीपत की लड़ाइयाँ हैं, तराइन की लड़ाइयाँ हैं तीनों, तो 3 तराइन की लड़ाइयाँ हैं, तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ हैं। तो तीनों पानीपत और तीनों तराइन ये आपको करना चाहिए। सामूगढ़ का और वो दारा शिकोह के लिए उस समय के हिसाब से वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। खानवा की लड़ाई राणा सांगा और इनकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है, खिजराबाद बनाता, अलाउद्दीन खिलजी जाता है, एक तरफा हो जाता है हालांकि, लेकिन वो जो जौहर और वो सब होता है। तो 3 जौहर बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी युद्ध की बात आएगी तो 3 जौहर होंगे, बल्कि 4। तो एक खास करके एक जौहर है कुंभलगढ़ का जौहर, एक चित्तौड़गढ़ का जौहर और एक चंदेरी का जौहर। तो 3 जौहर के बारे में वर्णन जरूर लिखिए, अलग से बल्कि शॉर्ट नोट बनाइए। 3 एक ही पेज में तीनों जौहर लिखने की कोशिश कीजिए, विकिपीडिया से बना लीजिए, काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा आपको किन किन वजहों से वो जौहर हुए थे। यहाँ तक कि मुसलमान महिलाओं ने भी जौहर किए थे, ऐसा भी 1-2 जगह वर्णन है। तो जौहर उन्होंने भी सीखा। ठीक है, जौहर उन्होंने भी सीखा, लेकिन खास करके राजपूत महिलाओं को। ठीक, तो ये चीज़ें करने के बाद में फिर आइए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकल ऑफिसर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकल
ऑफिसर्स, जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी हैं उनके नाम और वो क्या करते थे, नाम के अकॉर्डिंग उनका काम। ठीक है, टाइटल के बारे में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन टाइटल का नोट्स भी आप एक बना सकते हैं। राजाओं के टाइटल, बादशाह के, सुल्तान के टाइटल, वो सब टाइटल धारण करते थे। टाइटल से एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा अगर जैसे गाजी ऐसा शब्द कोई मुसलमान करता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत कट्टर है, तो टाइटल से एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको कभी हो सकता है उसके काम याद रह जाए, कभी हो सकता है उसका नाम याद रह जाए, टाइटल याद रह जाए। तो टाइटल याद है तो काम अपने आप याद आ जाएगा, काम याद है तो टाइटल आप लगा लोगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा उससे है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जितने भी हैं वो प्रशासन का संचालन कैसे करते थे, क्या काम करते थे। मंत्रिमंडल या कैबिनेट, उनका निकटस्थ लोग कौन थे, एक ये तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ही शुरू में जो मैंने लिखवाया उसका एक पार्ट है। तीसरी एक जो मैंने आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम बताया, वहीं पर एक और सिस्टम है लैंड मेजरमेंट। एक बड़ी क्रांति थी ये भी लैंड मेजरमेंट, क्योंकि उसके पहले लैंड मेजरमेंट नहीं था खास करके। तो लैंड को मेज़र करना, तो मेजरमेंट 3-4 जगह पर मेजरमेंट आएगा। एक लैंड का मेजरमेंट है, एक सिपाहियों का मेजरमेंट है, सिपाहियों का भी मेजरमेंट लेना, हुलिया, एक घोड़ों का दाग प्रथा। तो ये एक ऐसे सिस्टम है जो FRT है ना, जैसे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, तो वैसा आधार कार्ड जैसा है वो उसका बायोमेट्रिक्स। तो घोड़ा दागना भी मतलब एक बायोमेट्रिक का ही टाइप हो गया, और ख़ास करके उसका हुलिया मतलब फेस। ठीक है, तो फिर हुलिया प्रथा और ये दोनों, तो ये आइडेंटिफिकेशन, एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड या पर्सोनिफिकेशन कह लें उसका भी एक तरह का, उसको भी पर्सन मान करके उसको वो करना। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। तो 3 चीज़ें का, लैंड का आइडेंटिफिकेशन, एनिमल आइडेंटिफिकेशन और ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, स्पेशली सोल्जर्स का। तो ये एक चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगी। फिर अब हम एक नई व्यवस्था में चल रहे हैं जो आपको देखना पड़ेगी, और वो हम लॉर्ड क्लाइव के बाद हेस्टिंग्स और वहाँ पे भी जाएंगे। जब अंग्रेज आ जाएंगे तो उसमें भी हम लोग जाएंगे, और वो है दरअसल कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ विलेज एंड ग्रुप ऑफ विलेज। तो जैसे कि एक सिस्टम था इख्तेदारी सिस्टम, है ना, क्योंकि आगे हम रैयतवाड़ी भी देखेंगे, आगे हम महलवाड़ी भी देखेंगे। ठीक है, तमाम प्रकार के सिस्टम देखेंगे। तो अंग्रेज आएंगे तब हम और भी सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इख्तेदारी क्या थी। तो इख्तेदारी, देखिए इख्ता जो कहते थे उस समय में, उसको कहते थे कि जब सैलरी देने की बात आती थी खास करके सैनिकों को, तो पार्ट टाइम सैनिक ज़्यादा होते थे, फुल टाइम सैनिक होते नहीं थे, सीजनल होते थे। खास करके जब खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं तब उनको युद्ध के लिए बुलाया जाता था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज तो करना है, एनिमल को तो मेंटेन करना है, घोड़े को मेंटेन करना है, क्योंकि घोड़े पे बैठ के जाएंगे और घोड़ा यदि उसको मेंटेन नहीं किया, उसको बीमारी हो गई। कौन सा रोग होता है, मैंने आपको बताया था, सुर्रा रोग होता है। घोड़ों में सामान्यतः जो है भारत में सुर्रा रोग होता था। और तो फिर आप युद्ध में कैसे ले जाएंगे, और अपने खुद को भी मेंटेन करना होगा, खुद भी खाना पीना होगा और वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम आपको इक्ता दे देते हैं, यानी एक एरिया दे देते हैं, वहाँ से कुछ गांव होंगे, यानी उसमें आप अपना टैक्स वसूल कर लीजिए, उसमें आप अपने आप को मेंटेन करिए, तो आप इख्तेदार हो गए। तो उसको बोलते थे इख्तेदारी प्रणाली। इक्ता के मालिक होते थे, जगह जगह पर इक्ता के मालिक। तो उस हिस्से का या तो एक हिस्सा आपको बादशाह या सुल्तान तक पहुंचाना है, या फिर आपको कुछ नहीं पहुंचाना है, आपको केवल सारा उपयोग करना है और अपने आप को मेंटेन करना है। मराठों ने भी यही किया था, मैंने आपको बताया था। मराठा सरदार जो थे, भोसले थे, सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे बड़ौदा के, ये सब पूना में जो पेशवा होता था उसके दरअसल सरदार थे, और इनको इस इलाके से टैक्स वसूल करके अपने लिए एक सेना मेंटेन करनी थी।
ग्वालियर इलाके में सिंधिया थे तो उनको ग्वालियर इलाके के लिए अपना एक सेना मेंटेन करना था, एक सेना रखनी थी। लेकिन ये इतने दूर थे, पुणे से काफ़ी दूर थे, सतारा से काफ़ी दूर थे। पुणे और सतारा बहुत दूर थे महाराष्ट्र में। वो रोज़मर्रा आ नहीं सकते, देख नहीं सकते दिल्ली की, या एक महीने में भी आकर के नहीं देख सकते कि हमारा सरदार क्या कर रहा है। तो धीरे धीरे जब वहाँ पेशवा कमज़ोर हुए और वो कमज़ोर पेशवा हुए तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है, अब हम आपको कुछ नहीं देंगे, अब आप अपना रहिए। होलकर ने भी मना कर दिया, गायकवाड़ ने मना कर दिया, बड़ौदा के, नागपुर के भोंसले ने भी मना कर दिया, तो ये स्वतंत्र हो गए। ऐसे ही अब आपके जो बाद में रीजनल लोग जो निकलेंगे मुसलमानों के समय में, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है, रीजनल पावर यही है। खास करके मुगल का डिक्लाइन जब होगा और हम बोलेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया, रीजनल पावर, तो जब भी रीजनल पावर पावरफुल हुई, इसका मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो केंद्रीय प्रशासन है, कहीं न कहीं उसका कंट्रोल कमज़ोर हो गया है, क्योंकि सबने सेना रखने की अनुमति दे दी। बाद में उनको क्या करना है, केवल झंडा बदलना है अपना खुद का और अपने सिक्के जारी करना है, बस ये चीज़ हो गया, बस हो गया, उनका शासन हो गया। अब वो किसी के नाम से शासन नहीं करेंगे, अपने नाम से ही शासक हो गए, ठीक है। तो वो उनको अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का जो मौका मिलता है ना, वो इसी चीज़ से मिलता है। तो इख्तेदारी उसकी शुरुआत थी। पहले जो राजपूतों के समय में जो थे, उनको हम इख्तेदार नहीं बोलते थे, उनको हम सामंत कहते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे, फ्यूडलिज्म, वो सामंत था। इसलिए जो आप कहोगे कि 4 मुख्य जातियां राजपूतों की हुई, राष्ट्रकूट हुआ, चामान हुआ, चालुक्य जो सोलंकी हुए, है ना, और परमार हुए, तो ये जो 4 जातियां हैं, तो फिर बाकी की जो राजपूत जातियां हैं वो कहाँ से आई? वो सामंत थे, वो उन राजपूत जातियों के एक तरह से क्या थे, सामंत थे, यानी छोटे छोटे इलाके जो राजस्थान में जिनको ठिकाना कहा जाता है, ठीक है, उन ठिकानों के वो एक तरह से राजपूत थे। ठिकाना से शायद ठाकुर बना होगा, तो वो टैक्स वसूलते थे और फिर नजराना के तौर पे और वहाँ पर उसको पेश करते थे कि ये हम इतने इलाके से करके लाए हैं और हमारे पास इतने लोग हैं, इसलिए हमने इतना हिस्सा रख लिया है, क्योंकि हमको इतने लाठी वाले लोग चाहिए, इतने तलवार वाले लोग चाहिए, इतने घोड़े वाले चाहिए, इतने हाथी पालने पड़ते हैं, क्योंकि आसपास लड़ाइयाँ होती, कोई भी कब्जा करने आ जाता है तो उसको सबक। और जब राजा बादशाह जब युद्ध करता था, तब इन सब लोगों को इनवाइट कर लिया जाता था कि हमारा लड़ाई उसके साथ होने वाला है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए आ जाओ, बिल्कुल। तो एक बड़ी फौज तैयार हो जाती थी। तो बड़ी फौज जो होती थी वो कभी कभी इकट्ठी होती थी जब बड़ा युद्ध होता था, और कई राजाओं के 30-30 साल तक युद्ध नहीं हुए, तो 30 साल तक वो अपनी फौज को मेंटेन करते रहे और वो करते रहे। तो कितने कॉन्सेप्ट समझ में आए बताओ? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, मुगल प्रशासन के, मुगल शासकों के खत्म होते समय शक्तियों का उदय, एक, ठीक है। दूसरा, राजपूतों में सामंतों का उद्भव या सामंतों का प्रबल होना, उनकी बगावत होना। आखिर राजपूत युद्ध क्यों आ रहे होंगे आक्रमणकारियों से? उनके सामंत सही समय पे नहीं आए होंगे ना। तो राजपूतों शक्तियों में एकता का अभाव, सामंतों ने कहीं न कहीं विद्रोह किया, सामंतों ने साथ नहीं दिया या पड़ोसी राजाओं ने साथ नहीं दिया। दूसरा, फिर मुसलमानों का एकता इसलिए प्रबल था कि वो सैलरी भर वाला ही देता था, उसको ताकतवर नहीं बनने देता था, इसलिए एकता है। एकता किसका, दरअसल किसके बदले है? सैलरी के बदले। हम आपको सैलरी देने के बदले, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक है जो कैश में सैलरी देता था। कैश में सैलरी देना और आपको एकता देना, एकता बहुत पावरफुल बना देता है, ठीक है। देखिए, एकता इसलिए पावरफुल बनाता है क्योंकि बराबरी जैसी बात हो जाती है। हम छोटे राजा हैं, आप बड़े राजा हैं, है ना। जैसे कोई स्कूल चलाता है गांव में या कस्बे में, और कोई शहर में बड़ा स्कूल चलाता है जिसके यहाँ 5000 बच्चे हैं, तो वो चाहे वो 500 बच्चे वाला स्कूल हो, लेकिन वो बोलता है हम भी चलाते हैं इसको, हमें भी पता है स्कूल की क्या क्या प्रॉब्लम है, हम भी समझते हैं उसको। थोड़ा सा उस चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, बराबरी वाली बात बन जाती है। लेकिन अगर सैलरी वाला टीचर हो और एक खुद का स्कूल हो किसी का 5000 बच्चों का, तो वो उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो नहीं बोल सकता है कि हमने भी देखा, तुम भैया मास्टर हो, तुमको इतने पैसे मिलते हैं और
सरकार का है या प्राइवेट किसी का दूसरे का स्कूल है, तुम्हारा नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। तो ये जो बराबरी वाली बात है, जब हमसे भी कई लोग बोलते थे कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, मतलब नौकरी छोड़ दी है तो अब इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, तो मैंने जब विधायक का और सांसद का चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था मैं उस तमगे को हटाना चाहता हूँ, नौकरी वाले तमगे को हटाना चाहता हूँ। उसका एक तरीका है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आता है। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन लड़ते समय में आपके सामने जो कैंडिडेट है, जो विधायक बनेगा, वो आपके बराबर का कैंडिडेट माना जाएगा। उसके पहले जैसे आप कोई भी नौकरी करते थे, कितनी भी बड़ी नौकरी करते थे, आप सरकारी नौकर हैं, आप उसको सर बोलते हैं, आप उससे जब मिलते हैं तब वो आपसे हाथ नहीं मिलाता। वो हाथ क्यों नहीं मिलाता? क्योंकि वो ये मानता है कि इसका हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसकी हम कहीं पे भी पोस्टिंग उठा के कर देते हैं। वो दरअसल आपको कर्मचारी मानता है। वो जो मंत्री है, वो जो विधायक है, वो ये मानता है कि इन लोगों को हम पोस्ट देते हैं, इनको सैलरी मिलती है, इनको हम सैलरी देते हैं, इनकी हम पोस्टिंग करते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। इनको अगर कोई दिक्कत होती है इस प्रकार की तो ये हमसे आकर के कहते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए जब भी कभी वो आता है तो वो कभी कुर्सी पे नहीं बैठता, वो सामान्यतः खड़ा रहता है, क्योंकि वो कुछ निवेदन लेके आता है। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, इस तरह से करके बात करता है। तो वो जो एक हेजिटेंसी है, वो हेजिटेंसी तभी जा सकती है आपकी, तो जैसे हम नौकरी में थे, उन्हीं के यहाँ नौकरी कर रहे थे, मान लीजिए उसी एरिया में, और उसी एरिया में यदि आप नौकरी कर रहे हो तो वो तो आपके लिए बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो बहुत ही बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि वो तो अब आपका करता धरता है सब कुछ, उसकी कृपा पे आपका ट्रांसफ़र, उसकी कृपा पे ही पोस्टिंग है। वो बहुत कुछ कर सकता है, आपका बिगाड़ भी सकता है। लेकिन यदि आपने उसके सामने इलेक्शन लड़ लिया तो आप बराबर के आदमी हो गए। अब आप सीएम के सामने भी जाकर के नौकर की तरह या कर्मचारी की तरह, अधिकारी की तरह खड़े नहीं रहेंगे। सीएम के साथ भी जाएंगे तो सीएम आपसे हाथ मिलाएगा, हालचाल पूछेगा, हंसी मजाक करेगा, सामने बिठाएगा, चाय पिलाएगा। जबकि उस समय में उस टाइप का कोई ऑफिसर आ गया तो वो खड़ा रहेगा, जो आपका भी सीनियर था तब भी। तो हमारे साथ होता है, हमारे सीनियर, हम किसी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास बैठे हैं और हमारे साथ जो हमारे बहुत सीनियर थे वो उसी समय आ जाते हैं, फाइल लेके वो खड़े रहते हैं और हम उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं। बाहर आके वो हमको चाय मुक्का मारते, वो तो तुम अंदर चाय पी रहे थे, हम तो खड़े थे। वो कुछ भी करते, वो बात अलग है, लेकिन उसके साथ रिलेशन चेंज हो जाता है। हम उसको नाम से बुला सकते हैं, है ना, हम उसको नाम से बुला सकते हैं, उसको जी लगा के बुला सकते हैं। उसके लिए हमको माननी और वैसे 10 तरह के शब्द और हिचक और प्रणाम, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उनके घर वालों के किसी का हालचाल पूछ सकते हैं। एक अलग तरह का बराबरी का व्यवहार हो जाता है, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिशियन है और हम भी एक पॉलिटिशियन हैं। हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। मुझे जैसे 4000 वोट मिले थे तो मेरे फॉलोअर 4000 हैं, आपके 35,000 हैं। यही तो अंतर है कि आपको 35,000 मिले थे तो आप जीत गए थे, हमको 4000 मिले थे तो हम हार गए थे। लेकिन 4000 लोगों को खड़ा करो, कितना भीड़ होता है। तो 4000 लोग तो हमारे पीछे है ना, हम उनके तो नेता हैं। एक पार्षद के तो 500 लोग ही होते हैं, पर वो भी अपने आप को नेता बोलता है और उसको भाई साहब बोलता है, सर थोड़ी बोलता है, उसको भाई साहब बोलता है। तो फिर वो जो अंतर होता है, तो वो हेजिटेंसी वही फ्यूडलिज्म वाली, कि आप हमारे सामंत हैं, आप हमारे आदमी हैं, आप हमारे लोग हैं, आप हमारे नाम से वहाँ ये कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये एकता में अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इसीलिए वो लगान मूवी देखी होगी आपने, तो महलवाड़ी का, महल मतलब एक गांव, तो पूरे गांव को मिला करके एक टैक्स कंप्लीट करना है। तो पूरे गांव को अपना टैक्स कंप्लीट करना है। तो गांव का जो मुखिया है एक तरह से वो सभी से मिलजुल करके टैक्स लेगा और फिर वहाँ उस टारगेट को पूरा करेगा, क्योंकि वो गांव को यूनिट मान करके टैक्स लगाया गया, महलवाड़ी। तो हम चलेंगे तब उसमें ये सब चीज़ें करें। मेरा थोड़ा मेडिवल पढ़ाने का तरीका अलग है, मैंने आपको बिल्कुल अलग तरीके से मेडिवल के बारे में बताया है। और अगर आप अब उन नोट्स को पढ़ेंगे जो हमारे बनाए हुए हैं, या जो भी आप नोट्स पढ़ेंगे, तो आप कुछ निकालने की कोशिश करेंगे उसमें से। ये नज़रिया डेवलप कीजिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू है, और ये अगर आपने कर लिया तो फिर यूपीएससी का जो आंसर है वो मेंस वाला तो बहुत ही अच्छे से आप लिख पाएंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी इसके आसपास ही कहीं होंगे, ठीक है। चलिए,
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की